हेलो स्टूडेंट्स। यूपीएससी पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम जो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था हर्ष वी पंत जी का, आपने आई होप उनका नाम सुना होगा। उन्होंने क्या कहते हैं, बेस बनाया था इस आर्टिकल को, मतलब किस चीज को, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को, या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हमारी आर्मी है या हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब उस आर्टिकल में जो मूल था, यानी कि जो मेन कंपोनेंट था आर्टिकल का, वो बात कर रहा था किसकी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, या फिर थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की। तो उसी टॉपिक को हम काफी डिटेल में आज पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जो कल आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल में जो लिखा था उसको भी समझेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका ये काम होना चाहिए कि आप लोग खुद से 3 अक्टूबर को द हिंदू में जो आर्टिकल निकला है हर्ष वी पंत का, उसको एक बार पढ़ जरूर लें। आपको समझने में काफी दिक्कत होगी उस आर्टिकल को। तो जब आप थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेरे से पढ़ लोगे तब आपको उस आर्टिकल को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसके साथ में ही जो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा उसमें उस आर्टिकल को जो न्यूज़पेपर में है उसे भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उसको आप समझ पाओ उसके लिए एक बैकग्राउंड आपका होना बहुत जरूरी है, जो ये वाला टॉपिक जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये बना देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ये टॉपिक आपका जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बैकग्राउंड एंड नीड। तो अगर हम देखें तो हमें थिएटराइजेशन की क्या जरूरत है, और पहली बात आर्म्ड फोर्सेस के थिएटराइजेशन से मतलब क्या है। अगर हम अभी देखें तो हमारे पास में आर्म्ड फोर्सेस में 3 आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। एक तो होती है आर्मी, दूसरी होती है नेवी, और तीसरी होती है एयरफोर्स, है ना। अब हम देखें तो एयरफोर्स जो है वो अपना अलग से काम करती है, नेवी अपना अलग काम करती है, और एयरफोर्स अपना अलग काम करती है। इनके बीच में जब बहुत ज्यादा जरूरत कभी होती है तब कम्युनिकेशन होता है, वरना आर्मी वालों को एयरफोर्स से कोई खास लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से आर्मी को नेवी से भी कोई खास लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया कि ट्रेडिशनली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब इसके कारण होता क्या है, जब ये साइलोज में काम कर रही हैं, किस में काम कर रही हैं, साइलोज में, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रही हैं। इन जनरल दे आर वर्किंग इन साइलोज। तो उसके कारण आर्मी के पास में जो क्या है, टेक्नोलॉजी है, उसके विषय में नेवी को पता नहीं है। नेवी के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसके विषय में आर्मी को नहीं पता है। इन द सिमिलर केस वी कैन टॉक अबाउट एयरफोर्स। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इनको जो टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी होती है या फिर जो वेपन्स एक्वायर करने होते हैं उनमें भी हमें डुप्लीकेसी देखने को मिलती है कि आर्मी वाले तो आपस में बातचीत करते हैं, उन्होंने कोई वेपन जो है उसको एक्वायर कर लिया, नेवी को भी वैसा ही वेपन चाहिए था लेकिन उनको पता ही नहीं था दैट आर्मी इज हैविंग दैट वेपन, तो उन्होंने दोबारा से ले लिया। एंड इन द सिमिलर केस एयरफोर्स ने भी ऐसा कर लिया। इसके कारण क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्या होता है, रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन है वो वेस्ट हो जाते हैं। इसके साथ में जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का वो भी नहीं हो पाता। हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन भी बड़ा वीक होता है। इस चीज को करेक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया है थिएटराइजेशन का। तो थिएटराइजेशन क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा इंडियन आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को एक यूनिफाइड कमांड में। तो जब भी आपसे कोई कहे व्हाट इज थिएटराइजेशन, तो आपको क्या कहना है, इट इज अ यूनिफाइड कमांड। यूनिफाइड कमांड ऑफ होम, अवर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक जो थिएटर कमांड बनेगा यानी कि एक यूनिफाइड कमांड बनेगा, वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम इसको समझते हैं कैसे ये काम होगा। देखो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये मैंने रफ मैप बनाया है इंडिया का। इसमें अगर हम देखें, इसमें नॉर्थ ईस्ट जो है उसको भी आप ऐसे करके बना लो। इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास में अभी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स दे आर वर्किंग इन साइलोज, लेकिन जब थिएटर कमांड बन जाएगा तब एक थिएटर कमांड बनेगा नदर्न। ठीक है, अब ये जो नदर्न थिएटर कमांड है ये क्या करेगा, इस थिएटर कमांड में, नदर्न थिएटर कमांड में आर्मी के लोग भी होंगे, एयरफोर्स के लोग भी होंगे, ठीक है, और नेवी के लोग भी होंगे, और ये मिलके काम करेंगे, जिसको हम कहेंगे नदर्न थिएटर कमांड। यानी कि उस थिएटर कमांड में आर्मी के लोग, नेवी के लोग और एयरफोर्स के लोगों का डेली एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, डेली एक दूसरे से बातचीत होगी। और जब भी हम मान लेते हैं पाकिस्तान ने यहां से हमला कर दिया है, तब इसमें क्योंकि नदर्न थिएटर कमांड में आर्मी के अफसर, ठीक है, एयरफोर्स के अफसर और नेवी के अफसर एक साथ में हैं,
तब उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा। वो साइलोज में काम नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, नदन थिएटर कमांड को जब कोई हथियार खरीदना होगा, वेपन्स एक्वायर करने होंगे, तो ये मिलके करेंगे। तो इसमें ये केस आएगा ही नहीं कि कोई वेपन आर्मी के पास भी वैसा ही है और नेवी ने भी वैसा ही ले लिया। यानी कि क्या होगा, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में कम्युनिकेशन इनके बीच में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि थिएटराइजेशन का मीनिंग क्या है। तो अगर हम देखें तो अभी 3 थिएटर्स बनाने की बात है। एक नदन थिएटर बनेगा, एक वेस्टर्न थिएटर बनेगा और एक बनेगा हमारा मैरीटाइम थिएटर। ठीक है, तो ये 3 थिएटर्स बनेंगे जिसमें वेस्टर्न थिएटर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मैरीटाइम थिएटर में भी तीनों मिलकर काम करेंगे और नदन थिएटर में भी तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, एक ग्लिम्स मिल गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम बात करते हैं कि जो थिएटराइजेशन है बहुत क्रूशियल है किसके लिए, फॉर इंडिया टू इनहेंस ऑपरेशनल सिनर्जी, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड बोल्स्टर इट्स डिफेंस पोस्चर। यानी कि हमें अपना जो डिफेंस का पोस्चर है उसको मजबूत करने में थिएटराइजेशन मदद करेगा अगेंस्ट इवॉल्विंग एंड मल्टी फेसेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस। क्योंकि जो सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मल्टी फेसेटेड है, यानी कि उनके बहुत सारे फेसेस हैं, मल्टीपल फेसेस हैं, यानी कि समस्याएं अलग अलग तरीके की हैं। जैसे आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी भी एक समस्या है ना। साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर अटैक भी एक समस्या है। ठीक है, फिर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं दूसरे देश में वो क्या करवाती हैं, जासूसी करवाती है, सर्विलांस होता है ना, स्नूपिंग भी होती है कई बार, वो भी एक समस्या है। फिर हम देख सकते हैं कि जो स्पेस है उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है एज अ टूल ऑफ वेपन, मतलब कि उसको भी एक डेटरेंस के तौर पे यूज किया जा रहा है ना। तो ऐसे समय में जब चैलेंजेस मल्टीफेसिटेड हैं तब हमारी आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस इनको इंटीग्रेट होकर लड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम देखें जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था हमारी आर्मी का और एयरफोर्स का, वो साइलोज में काम कर रहा था। तो आर्मी को एक डाउट था दैट देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक, लेकिन जो एयरफोर्स थी उसको ऐसा कोई इनपुट नहीं था। तो हमारी आर्मी के बीच में और हमारी एयरफोर्स के बीच में हमें देखने को मिलता है कि कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, यानी कि जितना कॉन्टैक्ट होना चाहिए उतना नहीं था, जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। इसके साथ में ही हम बात करें इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की, तो आई होप आपको मालूम होगा श्रीलंका में राजीव गांधी की सरकार ने IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था। एक संगठन था LTTE, जिसको कई बार जो लोग हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो सोचो, लिट्टे एक संगठन है जो श्रीलंका में श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ था, बिकॉज वहां पे जो तमिलियंस थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। तो भारत की गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने अपनी सेना भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, जो श्रीलंकन आर्मी की मदद करेगी लिट्टे को खत्म करने में। तो उस टाइम पे भी हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। अगर हम अभी की बात करें, करंट स्टेटस की बात करें, तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने हाईलाइट किया कि हमें एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए और एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो अलग अलग सर्विसेज हैं, आर्म्ड सर्विसेज हैं, जैसे कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनके बीच में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसा संगठन बने जो मिलके काम करे। यानी कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्या करेंगी, मिलके काम करेंगी। इसको हम देखेंगे भी, ISO एक एक्ट भी लेके आई थी सरकार 2023 में। अब ये न्यूज में अभी क्यों है, अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी भी थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज नहीं हुआ है। थिएटराइजेशन में हमें डिले देखने को मिल रहे हैं और जो प्रोसेस है क्रिएट करने का इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को, उसमें डिले हो रहा है क्योंकि हमारे पास में एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क नहीं है। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई किसी भी देश में क्या होना चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए। किसी भी देश की एक रणनीतिक, मतलब कि सुरक्षा को लेकर एक रणनीति होनी चाहिए जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर हो, और उसकी एक फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा भी तैयार होनी चाहिए। अगर हमारे पास में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क ही नहीं होगा तो हमारे पास में कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होगी कि हमारी जो सर्विसेज हैं यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, ये जो तीनों सेनाएं जो हैं आर्म्ड फोर्सेज वो अपनी सेवाएं देती हैं, वो किस तरीके से यूनिफाई होकर काम करें। ठीक है, तो इंटर सर्विस एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो भी सरकार 2023 में लेके आई थी, जिसने ISO यानी कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशन को क्या दे दी, एक लीगल बैकिंग
दे दी, ठीक है। इससे ज्वाइंट फंक्शनिंग होगी, डिसिप्लिन एंड कमांड स्ट्रक्चर आ जाएगा फॉर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम समझ लेते हैं कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से होगा क्या, वो भी आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आएंगी तब उससे क्या होगा। देखो अभी क्या होता है कि आर्मी वाले जो है ना, और जो नेवी वाले हैं और जो एयरफोर्स वाले हैं, वो बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी वजह से इनको साथ में मिलकर काम करना भी पड़ गया, ठीक है, साथ में मिलकर यदि काम भी करना पड़ गया और इनका कोई हेड है उस टाइम पे, तब वो जो हेड है, अगर वो नेवी वाला व्यक्ति हेड बना हुआ है इन तीनों का, तब वो आर्मी वाले व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकता, उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि आर्मी पर्सनल को उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ आर्मी के ऑफिसर को ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है इन तीनों के बीच में। लेकिन जब इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया है तब उसमें क्या लिखा है, ज्वाइंट फंक्शनिंग के साथ साथ में डिसिप्लिन एंड कमांड स्ट्रक्चर भी इंटीग्रेटेड होगा। अब अगर हम देखें इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत तीनों जो फोर्सेज हैं वो अगर मिलकर काम कर रही हैं, तो इनका जो हेड होगा वो अगर हम मान लें कि वो एयरफोर्स का व्यक्ति है, तो भी उसको ये अधिकार होगा कि अगर आर्मी के किसी व्यक्ति ने या नेवी के किसी व्यक्ति ने किसी डिसिप्लिन को तोड़ा है तो उनके खिलाफ में वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो ये होता है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जो 2023 में आया था, उससे ये भला हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो हम क्वेश्चंस देखेंगे मेंस के अभी, उसमें भी ये बहुत मदद करेगा आपकी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थिएटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने बात करी थी, एक नदर्न थिएटर होगा, एक वेस्टर्न थिएटर होगा, एक मैरीटाइम थिएटर होगा। थिएटराइजेशन में 3 थिएटर कमांड्स को क्रिएट किया जाएगा। अब बात आती है कि ईस्टर्न सेक्टर का काम कैसे चलेगा, तो जो नदर्न थिएटर होगा वही जो ईस्टर्न एरिया है हमारा उसको भी देख लेगा, ठीक है। प्रेजेंटली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन साइलोज with separate resources, infrastructure and technology. Theaterization will merge these into a joint vision. ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट विजन क्या है फोर्सेस का। देखो ये भी आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट विजन की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी का काम होता है नेशनल टेरिटरी को डिफेंड करना और दुश्मन देश के टेरिटरी को एक्वायर कर लेना यदि जरूरत पड़ती है तो। इंडियन नेवी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, वो है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। अब बात आती है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो मलक्का स्ट्रेट भी आपको मालूम होना चाहिए दैट इट इज़ अ क्या है, ये एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जैसे ही मलक्का स्ट्रेट की बात आती है, मेरे दिमाग में एक बात आती है मलक्का डायलेमा, ठीक है। मलक्का डायलेमा, चाइनीज़ मलक्का डायलेमा, इसको नोट कर लो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाइनीज़ मलक्का डायलेमा क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है समुद्री रूट। नाम में ही देखो क्या लिखा है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि समुद्र में एक कम्युनिकेशन की रेखा की बात हो रही है ना। तो संचार रेखा समुद्र में, तो ये बेसिकली क्या है, समुद्री रास्ता। तो जब भी आपसे कोई कहे कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम कहेंगे समुद्री रास्ता है। तो समुद्री रास्ते को टेक्निकल भाषा में हम सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कह देते हैं। अब इसको हम ये कह क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वो समुद्री मार्ग है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और सेना का भी मूवमेंट होता रहता है। अब ये रूट्स बहुत क्रिटिकल हैं किसी भी देश की सुरक्षा के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी। फिर जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इनका काम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को बड़ी तेज़ी से पहुंचाना। तो ये सबसे पहले तो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करेंगे और उसका रैपिड डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी कि जहाँ पे इनको पहुँचाने की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इन द न्यू फ्रेमवर्क ऑल दीज विजन्स विल बी मर्ज्ड इनटू जॉइंट विजन इंश्योरिंग सिनर्जी। एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट SLOCs वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुएज कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हम बात करते हैं कि अभी के समय में जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो उसमें अब देखो ये नाम लिखे हुए हैं, आर्मी रेडियो एनर्जी नेटवर्क, GSAT-7 सैटेलाइट सिस्टम, FNET यानी कि एयरफोर्स नेटवर्क। इनके जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है, किनके द्वारा, हमारी अलग अलग आर्म फोर्सेज के द्वारा। उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कर सकते हो, करेंटली ईच सर्विस ऑपरेट्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके कारण एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होता है। इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि एक जो सर्विस है वो दूसरी सर्विस के साथ में जो ऑपरेशन कर सकती है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है और रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, ठीक है। फिर हम बात करें क्यों थिएटर कमांड की आवश्यकता है, क्योंकि हमें फोकस करना है किसके ऊपर, कि हम साइलोज में काम ना करें। अभी क्या हो रहा है, फोर्सेस साइलोज में काम कर रही हैं जिसके कारण कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं इसको। एक है कि भाई आज के समय में ना
हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, ऑटोनोमस वेपन्स की ज़रूरत है, तो टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में। तो आर्म्ड फोर्सेज में टेक्नोलॉजी तभी अपग्रेड हो सकती है ढंग से जब हम मिलके काम करें, यानी कि जब इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। तो इसी वजह से, क्योंकि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेशन नेसेसरी टू अडॉप्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वेपन्स। इसमें हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिख देंगे हम इसमें। इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि एक जो मुझे अभी ध्यान आ रही है वो है मशीन लर्निंग भी आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसमें आई गया है। मशीन लर्निंग के अलावा हम और क्या कह सकते हैं, जो 4G टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी है, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, वर्चुअल रियलिटी है, इस तरीके की चीज़ें भी इसमें हम लिख सकते हैं। मेटावर्स का भी जिक्र कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि एक लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, उसकी भी कमी है। डेटरेंस का मतलब होता है डर, यानी कि जो एक रणनीतिक डर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, क्योंकि उनके बीच में बेहतर कम्युनिकेशन हो रहा है, और इसके साथ में दूसरे देशों को वो ज़्यादा ताकतवर नज़र भी आएंगी। तो एक तो रियल में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ताकतवर होंगी, और एक परसेप्शन बनेगा दैट दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स बिकॉज दे हैव वेरी गुड इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्री आर्म्ड फोर्सेस। तो इस वजह से भी हमें किसकी आवश्यकता है, बताओ, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी थिएटर कमांड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई थिएटराइजेशन में समस्याएं क्या आएंगी। देखो अभी क्या होता है, तीनों आर्म्ड फोर्सेज अलग अलग काम करती हैं, तो अगर हम इंटीग्रेट करने की उनको कोशिश करेंगे, तब आप सोचो कि उनकी ऑटोनॉमी थोड़ी सी कम होगी कि नहीं होगी, उनकी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम होगी कि नहीं होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि एक नदर्न कमांड है, नदर्न थिएटर कमांड है, अब उसका हेड जो है यदि किसको बना दिया जाता है, आप सोचो हमने बना दिया है नेवल ऑफिसर को, तो जो एयरफोर्स का व्यक्ति है उसको ऐसा लग सकता है कि यार नेवी जो है ना उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कंपेयर टू द आर्मी और एयरफोर्स। इसी तरीके से अगर एयरफोर्स की को बना दिया जाएगा तो आर्मी और नेवी को ख़राब लगेगा, तो उनके बीच में इंटर राइवलरी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ऑटोनॉमी तो उनकी छिनेगी ही छिनेगी। अभी क्या होता है, जो एयरफोर्स के रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ एयरफोर्स के रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब इस तरीके से थिएटराइजेशन होगा तब एयरफोर्स की जो रिसोर्सेज है उनका क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, है ना। खैर, तो अब देखो, ऑटोनॉमी एंड इंटर सर्विस राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। ईच फोर्स फियर्स लूजिंग इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। पॉलिटिसाइजेशन भी हो सकता है कि जो कमांड की रिस्ट्रक्चरिंग है वो वल्नरेबल हो जाए, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि अभी क्या होता है, तीनों अपना अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन अब तीनों का एक व्यक्ति जो है हेड बनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिटिकल फेवरेट हो, है ना। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, और ये कोई इतने मतलब सीवियर चैलेंजेस नहीं है जिसकी वजह से हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ना बनाए। बट फॉर योर एग्जाम यू शुड नो कि ये भी पॉइंट्स हैं। फिर एयरफोर्स इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, क्योंकि एयरफोर्स ये बिलीव करती है कि बिना थिएटर कमांड के भी वो देश को डिफेंड कर सकते हैं। उसको इस बात का डर है कि उसके एसेट्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और उसके कारण उसका जो सेंट्रलाइज्ड रोल है एयरफोर्स का वो वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो उन्होंने यही कहा है, एक तो उन्होंने कहा कि हमारा कमांड फ्रेगमेंट हो जाएगा। अभी एक सेंट्रल एयरफोर्स होती है वो 3 थिएटर्स में बच जाएगी, यानी कि अभी जो एयरफोर्स है वो मिलकर काम करती है, पूरी एयरफोर्स एक है। लेकिन तब क्या होगा, एक एयरफोर्स होगी जो नदर्न थिएटर कमांड में होगी, एक एयरफोर्स होगी जो आपकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में होगी, और जो तीसरी एयरफोर्स है आपकी वो कहाँ पर है, वो मैरीटाइम में है। यानी कि एयरफोर्स जो है वो यूनाइटेड नहीं रही। इस वजह से कौन विरोध कर रहा है, एयरफोर्स इसका विरोध कर रही है। ठीक है, यूनिटी चली जाएगी, कंट्रोल चला जाएगा, ऑपरेशनल कोहेजन चला जाएगा। ऑपरेशनल राइवलरी भी हमें देखने को मिल सकती है, इंटर सर्विस फ्रिक्शन हो सकता है। इसके साथ में एसेट्स का डिवीजन भी होगा, एयरक्राफ्ट और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट हो जाएंगे पर थिएटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो जो चैलेंजेस थे वही आपके बेनिफिट्स में आ जाएंगे, जैसे कि ये एड्रेस करेगा मल्टी डोमेन थ्रेट्स को, है ना। जैसे कि ट्रेडिशनल थ्रेट्स के साथ साथ में नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो थ्रेट होते हैं। अब देखो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं, ये स्टेट एक्टर्स होते हैं जब स्टेट खुद युद्ध करने लग जाए, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स हम किनको कहते हैं, टेररिस्ट को। क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो क्या है, वो सरकार तो नहीं है, वो आतंकवादी हैं किसी पर्टिकुलर देश के, जो किसी दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन्स होते हैं वो पॉलिटिकल भी होते हैं, और कई बार रिलीजियस यानी कि मजहबी कारण भी होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, जो रिसोर्स का डुप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में शेयरिंग होगी, इंटेलिजेंस में, सर्विलांस सिस्टम में। आप सोचो कि आर्मी अभी क्या करती है, अलग से सर्विलांस कर रही है, नेवी अलग से कर रही है, एयरफोर्स अलग से कर रही है, और कितना वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का। तीनों
जो हैं एक ही यूनिट में, एक ही थिएटर कमांड में मिलके काम कर रहे हैं, तो उससे जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे होता क्या है, जो आर्मी का एक्सपीरियंस है वो नेवी को मिलेगा, नेवी का एक्सपीरियंस आर्मी एयरफोर्स को, एयरफोर्स के एक्सपीरियंस तीनों को। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस है उनका वो भी शेयर होगा साथ में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस बनेगा हमारा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो चैलेंजेस थे वही बेनिफिट हो जाएंगे। अब सेपरेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि करंट स्टेटस, करंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सर्विस चीफ हैंडल करता है ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ दोनों को ही, ठीक है। लेकिन जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, थिएटर कमांड जो होगा वो मैनेज करेगा ऑपरेशंस को, जबकि जो सर्विस चीफ होगा वो फोकस करेगा रेज करने पे, ट्रेन करने में और सस्टेन करने में, ठीक है। तो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में अंतर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का क्या मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का मतलब होता है जैसे आर्मी के लोग हैं जो नए नए आर्मी में भर्ती हुए हैं आर्म्ड फोर्सेज में, उनको ट्रेनिंग देना, उनको रेज करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको सस्टेन करना, सिखाना। लेकिन जो वास्तव में ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, जब किसी से युद्ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, तब उस टाइम पे जो हमारी यूनिट काम करेगी, यानी कि जो थिएटर कमांड काम करेगा, नदर्न थिएटर कमांड या द वेस्टर्न थिएटर कमांड विल टेक ऑपरेशनल कंट्रोल इंस्टेड ऑफ द आर्मी चीफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑपरेशंस कब होते हैं, जब युद्ध हो जाता है, जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तब ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या होती है, जो ट्रेनिंग वगैरह होती है आर्म्ड फोर्सेस की, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और सर्विस ड्यूटीज़, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और ऑपरेशनल ड्यूटीज़ दोनों ही सर्विस चीफ देखता है। लेकिन जो प्रपोज स्ट्रक्चर है थिएटर कमांड में, उसमें थिएटर कमांड जो है विल मैनेज ऑपरेशंस, वो खुद ही ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, यानी कि जब युद्ध हो जाएगा तब थिएटर कमांड खुद देख लेगा। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आएगी, यानी कि आरटीएस की बात आएगी, तब सर्विस चीफ देखेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या सरकार ने कदम उठाए हैं किसके लिए, कि हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर आगे बढ़ें। तो हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर आगे बढ़ना है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ ग्रेजुअल स्टेप्स उठा रही है, उन्हीं को हम देख रहे हैं। जो मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो इसी पर बेस्ड है कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं किसके लिए, ताकि हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर बढ़ पाएँ। तो एक तो सरकार ने CDS बनाया है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया है, ठीक है। तो सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है। ये क्या करता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है ये हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्या होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कि जो सैन्य मामले हैं, मिलिट्री से संबंधित जो मामले हैं, उनके लिए एक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट बनाया गया। तो सबसे पहले कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है वो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंतर्गत जो मिलिट्री मैटर्स होते थे उनका कंट्रोल IAS ऑफिसर्स किया करता था। अब देखो, IAS ऑफिसर एक सिविलियन है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, ही इज़ अ सिविलियन ब्यूरोक्रेट, ही और शी इज़ अ सिविलियन ब्यूरोक्रेट। लेकिन उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती थी, जैसे कि मान लो हमारी आर्मी है, उसको ज़रूरत है कोई हथियार खरीदने की, जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मान लो कोई जेट खरीदना है, फाइटर जेट, या फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को राफेल खरीदना है। अब जो एक IAS ऑफिसर है उसको ग्राउंड रियलिटी का मालूम नहीं होता, क्योंकि वो मैदान में जाके युद्ध नहीं देखता, उसको नहीं पता है कि आर्मी की या फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब आर्म्ड फोर्सेस के लोग जाते थे IAS ऑफिसर के पास में कि भाई हमें इन वेपन्स की ज़रूरत है, तो ब्यूरोक्रेसी में कितने ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, कितने सारे डिलेज होते हैं, वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते थे। और उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण हमें जो वेपन्स खरीदने की ज़रूरत थी, हमें फाइटर जेट खरीदने की ज़रूरत थी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी, वो हमेशा डिले हो जाता था। तो अब क्या होगा, जब हम कहेंगे कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया है और वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड है, तब इस मामले में जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेगा ये कभी भी IAS ऑफिसर तो नहीं बनेगा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है वो अब देखेगा कि हमें कौन से वेपन्स को या कौन सी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है किसी दूसरे देश से, या हमें कौन से जो फाइटर जेट्स हैं उनको खरीदना है, और उसको डिसाइड करने में जो आर्म्ड आर्मी का व्यक्ति है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा, आर्म्ड फोर्सेस मेजर रोल प्ले करेंगी, IAS ऑफिसर का कोई रोल नहीं रहेगा। देखो यहाँ लिखा भी है कि अर्लियर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल ऑफ मिलिट्री मैटर्स रेस्टेड विद IAS ऑफिसर्स। मिलिट्री ऑफिसर्स सबमिट करते थे रिक्वेस्ट, लेकिन फाइनल डिसीजन ब्यूरोक्रेट के पास होता था और उसको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती थी मिलिट्री ऑपरेशंस की। दिस कॉज स्लो डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइटर जेट्स और राइफल्स ऑफन टुक सेवरल ईयर्स ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बन गया है, मिलिट्री ऑफिसर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड करता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को, और CDS एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है, IAS ऑफिसर नहीं है। मिलिट्री ऑफिसर्स का एक बिगर रोल होगा पॉलिसी डिसीजंस में, और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली सरकार के साथ में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करते हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्या है। अब हम देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। देखो, एक्ट एज अ सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, परमानेंट हेड ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इसको स्टैब्लिश किया गया था शेख कटकर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, जिसने हाईलाइट किया था कि हमें एक परमानेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए। तो ये शेख कटकर कमेटी भी आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना कमिटीज, ये आपका वैल्यू एडिशन का काम करते हैं इन मीन्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे कि एग्जिस्टिंग ISOs क्या हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये टॉपिक अब खत्म होने ही जा रहा है। तो अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो थिएटर कमांड है वो इंडिया का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। अब देखो, अभी हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार एक थिएटर कमांड है, लेकिन हमें मालूम है कि इन फ्यूचर मैरीटाइम थिएटर कमांड बन जाएगा। तो अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड को मैरीटाइम थिएटर कमांड में ही मर्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ में ही हमने जैसे एक चीज़ पढ़ी थी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, वो तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था ताकि हमारी आर्मी को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके। अब हम पढ़ रहे हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को मैनेज करने के लिए। अब न्यूक्लियर आर्सेनल क्या होता है, आई होप आपको मालूम होगा। न्यूक्लियर का मतलब तो परमाणु है, आर्सेनल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके जो न्यूक्लियर परमाणु जो फ्यूल है या जो हथियार हैं उनको स्टोर करके रखा गया। ठीक है, फिर है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA के बारे में ज़्यादातर सबको मालूम होता है। ये एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं सरकार ने करा क्या है। इंटर सर्विस, देखो ये तो क्या है, पहले से एग्जिस्ट करते थे इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन हमने देख ली, एक अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड, दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, और तीसरा NDA। अब हम देखते हैं कि सरकार जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आई है उसने क्या किया है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या कुछ किया गया है उसको हमने पहली दूसरी स्लाइड में ही पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि ये इनेबल करता है सरकार को कि भाई इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा वो कौन होगा, कमांडर इन चीफ होगा। तो कमांडर इन चीफ को एम्पावर किया गया कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है किसी भी पर्सनल के खिलाफ, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो। इसकी हमने बात पहले ही कर ली थी। एग्जाम्पल, इन NDA अर्लियर केवल आर्मी कुड डिसिप्लिन इट्स कैडेट। ठीक है, लेकिन अब जो CIC है यानी कि कमांडर इन चीफ है वो भी आर्मी के जो लोग हैं उनके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर एक कदम बढ़ा दिया है और हम एक यूनिफाइड अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखो हमें पता है क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो जो चैलेंजेस हैं उनको करेक्ट करना ही वे फॉरवर्ड होगा। जैसे कि जो इंटर सर्विस राइवलरी हो सकती है हमें उसको एड्रेस करना होगा, और रोल्स में क्लैरिटी लेके आनी होगी। हमें रूल्स और रेगुलेशंस को बेहतर करना होगा ताकि जो हमारा थिएटर स्ट्रक्चर है उसमें क्लैरिटी हो। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भारत में एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, देन वी नीड व्हाट, वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी बनानी होगी, और उसके साथ में हमें एक जॉइंट डॉक्ट्रिन बनानी होगी ताकि हम इंश्योर कर सकें सिनर्जी अक्रॉस ऑल सर्विसेज विद अ यूनिफाइड विजन स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लिखना है। आप क्वेश्चंस को लिख के क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनको खुद कोशिश करूंगा रिव्यू करने की भी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड, थिएटर कमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है इन स्ट्रीमलाइनिंग इंडियाज मिलिट्री ऑपरेशन। आराम से लिख सकते हो, जो हमने स्लाइड पढ़ रही है उससे। फिर इसमें लिखा है एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग थिएटर कमांड्स एंड द प्रोग्रेस मेड सो फॉर। अब इसमें लिखा है कि क्या सरकार ने कदम उठाए। तो इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं कि देखो, सरकार इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आई थी कब, 2023 में। ठीक है, इसका हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ में हम कहेंगे कि भाई जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा, अच्छा इसमें हम जब इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे 2023 की, तो हम कहेंगे इसमें कमांडर इन चीफ बनाया गया है। और जो कमांडर इन चीफ है वो क्या कर सकता है, वो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, एयरफोर्स के खिलाफ भी और नेवी के खिलाफ भी। तो इसमें जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो क्या कर दिया गया, इंटर डिसिप्लिनरी कर दिया गया। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया है। इसके अलावा हम कहेंगे जो एग्जिस्टिंग थिएटर कमांड्स हैं हमारे पास में वो कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड का जिक्र करेंगे। एक हम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हो, भले ही वो अंडमान एंड निकोबार कमांड हो, ये भी आपके क्या है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, तो इनका हमें जिक्र करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थे भी ये,
अंडमान एंड निकोबार और ये, इसके साथ में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो आप क्या कहोगे अंडमान एंड निकोबार कमांड, दूसरा आप क्या लिखोगे एनडीए, ठीक है, और तीसरा लिखोगे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज द नीड फॉर द थिएटर कमांड इन द इंडियन कंटेक्स्ट, वो आप लिख लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। कंसिडर द एग्जिस्टिंग मिलिट्री कमांड्स, हम बता देंगे एग्जिस्टिंग मिलिट्री कमांड कौन से, अंडमान एंड निकोबार कमांड, एनडीए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड देयर लिमिटेशंस भी बता देंगे हम। हाईलाइट द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्व, एसेस द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट से जो मैंने आपके साथ में अभी शेयर किया है और जो वीडियो मैंने बनाया है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें। इसके साथ में आपको क्या करना है, हाइप भी करना है। और कोई आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर अपना अगला वीडियो बनाऊं, तो टॉपिक आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।